कोई भी एंटरटेनमेंट का जो ज़रिया है उसे मैं व्यापार समझता हूँ। कश्मीर फाइल एक पिक्चर बनी, चल रही है, 100 करोड़ का उसने बिजनेस किया। यदि मंदिर के लिए 2.5 करोड़ की ज़मीन दान करने वाले मुसलमान भी इस देश में हैं, तो क्या कभी इस पर फिल्में बनेगी? क्या कश्मीर फाइल बनाने वाला कभी इधर भी ध्यान देगा? आज भी आतंकी क्यों हैं? 2014 के बाद तो वो सरकार आई है जो तो आतंकवाद को नोटबंदी के बाद भी ख़त्म करने वाली थी। क्या उस मुस्लिम परिवार की व्यथा किसी हिंदू परिवार की व्यथा से कम है? क्या बलात्कार सिर्फ हिंदुओं पे हुए, मुस्लिम लड़कियों पे नहीं हुए? प्रश्न ये है। नहीं साहब, ये आपकी गलती है। यदि कल कोई गीता पे फिल्म बनाएगा तो ये मत कहिएगा कि फिल्म बनने से गीता की महानता हो गई है। गीता तो पूरे विश्व को बताती है, मानवता का संदेश देती है। क्या वर्तमान में कश्मीर फाइल हिंदू मुसलमान करने का प्रयास नहीं करती? क्या कश्मीर फाइल मुसलमान समाज के प्रति द्वेष भावना खड़ी करने का प्रयास नहीं करती? इस देश में स्थिति ये हो गई है कि अच्छे मुसलमान के काम को यदि कोई बताए तो उसे पाकिस्तानी बोला जाता है, और यदि किसी मुसलमान को गाली देता हुआ कोई पाया गया तो सच्चा राष्ट्रभक्त होता है। ऐसी राष्ट्रभक्ति उन्हीं लोगों को समर्पित जो इस राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। जो हिंदुओं का पलायन हुआ, वो पलायन कब हुआ? किसकी सरकार थी? कौन वहाँ पे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे? ये जब सारी बातें सामने आएंगी तो पता पड़ेगा कि कश्मीर फाइल एक तरफा है। नमस्कार, स्वागत आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार मैं तोलने जा रहा हूं अभिव्यक्ति की आज़ादी को। अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी राइट टू एक्सप्रेशन, ये हमारा अधिकार है, संविधान ने दिया। लेकिन जब हम कोई अभिव्यक्ति करते हैं तो दूसरे के आज़ादी पे या दूसरे का मन दुखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, या उसको ऐसा दिखाना नहीं चाहिए। आज हम बात करेंगे कश्मीर फाइल्स की। मैं कश्मीर फाइल्स बनने के खिलाफ नहीं हूँ। कश्मीर फाइल जैसी पिक्चरें बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। वो एक व्यापार का मसला है। फिल्म मेकिंग ये समाज सुधार के लिए नहीं, इसको मात्र एक व्यापार की दृष्टि से मैं देखता हूँ। क्योंकि रामायण सीरियल जब आती थी तो लोग कहते थे कि पूरे देश में कर्फ्यू लगता है। जब रामायण आती थी टेलीविज़न पे, तो रामायण आने के बाद रामायण समाप्त हो गया 2 साल चलने के बाद, तो क्या इस देश में सारे लोगों ने अपने आप को राममय कर लिया? क्या राम जैसा आचरण करना शुरू कर दिया? रामायण देखने के बाद भी रात को जब सुबह खबर देखते थे तो इस देश में बलात्कार भी होते थे, डकैती भी होती थी, चोर भी होती थी, चोरी भी होती थी, मक्कारी भी होती थी, झूठ फरेब सब चलता था। तो कोई भी एंटरटेनमेंट का जो ज़रिया है उसे मैं व्यापार समझता हूँ। कश्मीर फाइल एक पिक्चर बनी, चल रही है, 100 करोड़ का उसने बिजनेस किया। लेकिन कश्मीर फाइल को जिस हिसाब से सरकार ने प्रचारित करना शुरू किया वो मेरे लिए ऑब्जेक्शनेबल है। कश्मीर फाइल पे मेरा ऑब्जेक्शन नहीं। फिल्म मेकर किसी पे भी फिल्म बन सकते हैं। एक फिल्म बनी थी आंधी, सामंत साहब ने बनाई थी, गुलजार का डायरेक्शन था, बेहतरीन फिल्म थी। आज भी गांधी के गाने लोग गुनगुनाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इमरजेंसी के बाद कुछ महामूर्खों ने इंदिरा गांधी को ये बता दिया कि आंधी आपके जीवन पे है, तो उन्होंने उस पर बैन किया था। तब भी जो लोग आंधी के बैन के ऊपर सरकार को कोसते थे, उसी जमात को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। और आज मैं इस सरकार को कोसता हूं कि सरकार का काम फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट दिलवाना है और उसके बाद प्रचारित करना नहीं। जब मध्य प्रदेश सरकार ये कहती है कि मध्य प्रदेश की पुलिस को हम छुट्टी देते हैं फिल्म देखने के लिए, तो बड़ा ताज्जुब लगता है। आज मैंने विज्ञापन देखा, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अनाउंस किया विज्ञापन देके कि इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तमाम कर्मचारी अधिकारियों को इस थिएटर में फ्री में कश्मीरी फाइल दिखाई जाएगी। ये जो पब्लिक शोज़ है, ये जो सरकार के खर्चे पे शोज़ हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों में टैक्स फ्री हो रही है, तो वो राज्य की अपनी अपनी परिभाषा है टैक्स फ्री करने की, और हो जा रही है। लेकिन कश्मीर फाइल सरकार प्रचारित क्यों कर रही है? क्या 4 राज्यों के जीत का उन्माद इतना बढ़ गया है कि अब हिंदू मुसलमान डिवाइड करने का तय किया है? कश्मीर फाइल ये एक एंटरटेनमेंट का फिल्म के ज़रिया मैं देखता हूँ। कश्मीर फाइल को मैं डॉक्यूमेंट्री भी नहीं मानता, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन एक तरफा है। मैं इसलिए अधिकार के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर बहुत घूम चुका हूँ, और मैं जम्मू नहीं, मैं कश्मीर के वैली में कई ज़िले घूमा हूँ। कई लोगों से आज भी मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। कश्मीर की वादियों में जब आप जाओगे तो हर गांव में आपको ऐसे सैकड़ों किस्से मिलेंगे जहाँ हिंदू परिवार
आतंकवादियों का शिकार हो रहा था और मुस्लिम गांव के मुस्लिम बंधुओं ने पूरा संरक्षण देके उसकी जान बचाई। और आज भी 5,000 से ज़्यादा हिंदू परिवार यदि श्रीनगर के वैली में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इसके मायने ये है कि हिंदू और मुसलमान ये कश्मीर में नहीं, ये बाहर है। कश्मीर में पंडितों के खिलाफ ऐलान किसने किया? पंडितों के खिलाफ वहाँ ऐलान आतंकवादियों ने किया। आतंकवादी भारत में तब भी सक्रिय थे और 2014 में 56 इंच का सीना लेके जो प्रधानमंत्री राज कर रहे हैं, 370 और 35A हटाने के बाद भी आज भी आतंकवादी कार्यवाहियाँ लगातार जारी हैं। रोज़ हम अखबारों में पढ़ते हैं कि 2 आतंकी ढेर किए गए, 4 जवान शहीद हुए। हम ढेर किए हुए आतंकवादियों को देखता हूँ, उसने 4 जवान शहीद हुए, इसकी तरफ किसी का ख्याल नहीं देता। तो आज भी आतंकी क्यों हैं? 2014 के बाद तो वो सरकार आई है जो तो आतंकवाद को नोटबंदी के बाद भी ख़त्म करने वाली थी। आज भी आतंकी सक्रिय है। इसका मतलब हमारा जो पड़ोसी देश है उसके लिए आतंकवाद एक धंधा है और उस धंधे में वो पूर्ण रूप से लिप्त है। और उस धंधे के चलते लगातार आतंकी कश्मीर की वैली में घुसते हैं। मैंने ऐसे कई मुस्लिम परिवार भी देखे दिल्ली में जो जम्मू कश्मीर से पलायन कर चुके हैं। सिर्फ पंडितों ने नहीं, जम्मू कश्मीर से तो मुसलमानों ने भी पलायन किया। मैं एक बेग परिवार को जानता था जो मेरे पड़ोस में रहता था। मैंने जब उनको पूछा, और ये बात आज से 20 साल पहले की है, जब मैं SFS होसखास में रहता था, तब मैंने उनको पूछा कि आप क्यों भाग के आए। एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार रहता था जो सर्वेंट क्वार्टर हुआ करता था। तब उन्होंने कहा कि हमारा एक ही बेटा है और आतंकवादी गन पॉइंट पे जब बेटे को ले जाते हैं और ज़बरदस्ती उनसे कार्यवाही करवाते हैं गन पॉइंट पे, तो इससे अच्छा है कि हम हमारे बेटे को आगे पढ़ाना चाहते हैं तो हम दिल्ली आ गए, उसको यहाँ पढ़ा रहे कॉलेज, यहाँ नौकरी करेगा, अब हम कश्मीर जाने की सोच नहीं सकते। क्या उस मुस्लिम परिवार की व्यथा किसी हिंदू परिवार की व्यथा से कम है? क्या बलात्कार सिर्फ हिंदुओं पे हुए, मुस्लिम लड़कियों पे नहीं हुए? प्रश्न ये है। लेकिन उसके बाद जो हिंदुओं का पलायन हुआ, वो पलायन कब हुआ? किसकी सरकार थी? कौन वहाँ पे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे? ये जब सारी बातें सामने आएंगी तो पता पड़ेगा कि कश्मीर फाइल एक तरफा है। मैं कश्मीर फाइल को दोनों तरफा तब भी मानता, बैलेंस्ड फिल्म मानता, यदि वो इस बात को भी दर्शाता कि कुछ परिवार हिंदुओं के आज भी जो वैली में रह रहे हैं, जिनका पूरा प्रोटेक्शन, जिनकी पूरी सुरक्षा मुस्लिम भाइयों ने की, तो शायद मुझे लगता कि ये बैलेंस चीज़ है। यदि मैं ये देखता कि कश्मीर फाइल्स के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को या कुछ गिने चुने पॉलिटिकल नेताओं को जिम्मेदार ठहराता है कश्मीर फाइल, वो इस बात को भी रेखांकित करता कि पंडितों का पलायन तब हुआ जब VP सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से केंद्र में थी। जगमोहन के रहते हुए वहाँ पलायन किया गया। ऐसा एक पत्र है जहाँ के कुछ पंडितों ने लिखा है और उन्होंने बाकायदा लिखा कि यहाँ हमको ज़बरदस्ती पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और ये सरकार करवा रही है। उस पत्र का भी जिक्र होता तो आज मज़ा आता। उस समय जो वहाँ पे आर्मी के बड़े ऑफिसर थे उनके भी वहाँ पे इंटरव्यू होते, उनका भी इनपुट होता तो मज़ा आता। वहाँ तब जो चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब जम्मू कश्मीर के, उनका भी एक वक्तव्य है, उनकी भी लिखी हुई किताबें हैं, उस किताब का भी इनपुट होता तो मज़ा आता। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं और हर सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं। मैंने कहा तो वो सिक्का दोनों तरफ से दिखाया तो मज़ा आता है। ये एक तरफ देख के पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं। पंडितों के साथ जो घिनौना काम हुआ उसमें कोई दो मत नहीं। पूरा देश कश्मीरी पंडितों के साथ है। आज भी पंडित जो वहाँ पे आए हैं उनको बाकायदा सरकार पैसा देती है। इसमें कोई दो मत नहीं कि देश ने पंडितों के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त नहीं की होगी। आज देश के कोने कोने में हर इंसान का दिल रोता है कश्मीरी पंडित के लिए। लेकिन क्या कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, मैंने कई बार पहले भी कहा, जम्मू कश्मीर हमारे लिए क्या है? एक भौगोलिक टुकड़ा है या जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग भी भारतीय हैं? यदि वो भारतीय है तो जम्मू कश्मीर के मुसलमान हमारे क्यों नहीं हो सकते? जम्मू कश्मीर के कौन से मुसलमान ने? 4 मुसलमान यदि आतंकवादी हो सकते हैं तो सारे जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को आप आतंकवादी तो नहीं कह सकते। ऐसे कई पत्रकार या नेता भ्रष्टाचार करते हुए मिल जाते हैं, जेल काट रहे हैं। ऐसे कई ब्यूरोक्रेट्स जेल काट रहे हैं।
ऐसे कई साधु संत भी बलात्कार के चक्कर में जेल में हैं। तो क्या पूरा हिंदू धर्म का साधु समाज बलात्कारी हो गया? क्या सारे पत्रकार भ्रष्टाचारी हो गए? सारे नेता भ्रष्टाचारी हो गए? महाराष्ट्र में 2-2 मंत्री अंदर है, इसके मायने ये है कि सारे देश के नेता भ्रष्टाचारी हो गए। ये जो ब्लैक शिप्स हैं ये हर समाज के हर तबके में मिलते हैं, लेकिन यदि उसको ही महिमा मंडित करना चाहे तो क्या हमारा आज फोकस इस पे है? कश्मीर फाइल्स के लिए जो तमाम नेता जो बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो लोग आग उगल रहे हैं, उससे हिंदू मुसलमान ही एक तरफ होता हुआ नज़र आता है। मैंने कई बार कहा, कोई उपराष्ट्रपति कहते हैं हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, धामी साहब कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद भी कॉमन सिविल कोड लागू करूंगा, तो कहीं प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऐसी फैक्ट्स फाइल आनी चाहिए। तो जब आप एक तरफ उंगली रखते हो तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सत्ता में आप परमानेंट रहेंगे। 10-20 साल के बाद जब सत्ता से आप जाओगे तो आने वाले लोग भी फिर गोधरा फाइल्स में भी फिल्में बनेगी, वो भी सच्चाई बाहर आएगी, वो भी घिनौनी चीज़ जो है जिसके ऊपर किताबें लिखी है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो भी बाहर आ जाएगी। लोहिया फाइल्स भी बाहर आ जाएगी, जस्टिस लोहिया, पांड्यान मर्डर केस, मैंने पांड्या को नहीं मारा, ऐसी फिल्में भी बनने शुरू हो जाएगी। तो क्या ये फिल्म इंडस्ट्री भी 2 भागों में बढ़ गई है? क्या फिल्म भी अपने सरकार में जो लोग होते हैं उनको खुश करने के लिए या उनका सहारा लेके फिल्म हिट करने का एक नया प्रयास है? 100 करोड़ के क्लब में आना बड़ी बात है। पिक्चरें बनती है, पिक्चरें 100 करोड़ की भी होती है, एंटरटेनमेंट पिक्चर भी होती है। हमारे यहाँ उपकार भी बनती थी, हमारे यहाँ पूर्व पश्चिम जैसी भी फिल्में बनती थी, हमारे यहाँ 2 आंखें 12 हाथ जैसी भी फिल्में बनी हैं, हमारे यहाँ असंख्य फिल्में बनी हैं। हमारे पुराने फिल्मों ने हमेशा कुछ सामाजिक दायित्व अपने कंधों पे उठाया है। क्या वर्तमान में कश्मीर फाइल हिंदू मुसलमान करने का प्रयास नहीं करती? क्या कश्मीर फाइल मुसलमान समाज के प्रति द्वेष भावना खड़ी करने का प्रयास नहीं करती? मैंने हाल ही में एक कहानी सुनाई कि कैसे मेलों में, हिंदुओं के मेलों में मुसलमान की दुकानें बैन की जाती हैं। लेकिन भाइयों, एक तरफ कश्मीर फाइल है, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात होती है, एक तरफ कॉमन सिविल कोड की बात होती है, एक तरफ मेलों में से मुसलमानों की दुकानें बैन करने की बात होती है। लेकिन क्या एक तरफ ये खबर भी आती है जिसको कोई तवज्जो देता है? क्या नेशनल चैनल या प्रधानमंत्री ने कभी इस बात को सराहना की कि एक मुसलमान व्यापारी जो पेट्रोल का डीलर है, पेट्रोल ट्रांसपोर्टर है, जिसके पेट्रोल के टैंकर है, इस्तियात अहमद खान, ये बात मैं बिहार की कर रहा हूँ जहाँ हिंदू मुसलमान करने का बहुत ज़्यादा प्रयास होता है, पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया के पास एक विराट राम मंदिर बनने जा रहा है और ये राम मंदिर बना रहा है महावीर मंदिर ट्रस्ट। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने की बात हो रही है। 2025 में ये मंदिर बनेगा। 130 एकड़ ज़मीन ले ली है, 20 एकड़ ज़मीन के लिए जद्दोजहद चल रही है। इस 150 एकड़ ज़मीन में जो मंदिर बनेगा वो 270 फीट ऊंचा, 540 फीट चौड़ा और 1080 फीट लंबा मंदिर होगा। और यहाँ 35 फीट की राम की मूर्ति होगी जो शिवलिंग का अभिषेक करती हुई दिखाई देगी। और इसके लिए शिवलिंग भी बन के तैयार हो गया है और रामेश्वरम का जो मंदिर है उसके आधारित ये मंदिर बन रहा है और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होने का दावा ये महावीर मंदिर ट्रस्ट करती है। मैं ये सवाल क्यों आपको इस ट्रस्ट के बारे में, मंदिर के बारे में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब ये मंदिर के लिए ज़मीन का लफड़ा पड़ा था, मतलब 130 एकड़ ज़मीन आ गई, 20 एकड़ की ज़मीन और लेनी है, तो ये जो मुसलमान जिसका नाम मैंने लिया, मुसलमान में जनरली हिंदू मुसलमान नहीं करता, वो भारतीय है, लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि सब दूर अब मुसलमान हिंदू होने ही लगा है। तो कुछ अच्छे मुस्लिम समाज में भी क्या क्या लोग करते हैं ये भी सबके सामने लाना ज़रूरी है। तो इस्तियाक अहमद खान ने अपनी 2.5 करोड़ की ज़मीन दान दे दी मंदिर की। जब उनसे पूछा आपने दान क्यों दी, उन्होंने कहा कि मेरे घर के पीछे ही ये मंदिर बन रहा था और जब मुझे समझ में आ गया कि मंदिर में ज़मीन की कमी पड़ रही है तो मुझे लगा कि जो मेरी ज़मीन है वो मंदिर को दे दूं तो मंदिर का सपना पूरा हो जाएगा। उसने 2.5 करोड़ की ज़मीन दी। उसके रिश्तेदार भी है, उसने 7 एकड़ ज़मीन मंदिर को दी और उसकी कीमत उन्होंने ली 25,000 से 60,000 हेक्टर या एकड़ के हिसाब से, जबकि वहाँ 4.5 लाख का भाव चल रहा है।
उन्होंने कहा कि हमको इतना मिनिमम भी मिल जाए, आप जो देना चाहते दे दीजिए, हम ज़्यादा लेना नहीं चाहते क्योंकि मंदिर के काम है। यदि मंदिर के लिए 2.5 करोड़ की ज़मीन दान करने वाले मुसलमान भी इस देश में हैं, तो क्या कभी इस पर फिल्में बनेगी? क्या कश्मीर फाइल बनाने वाला कभी इधर भी ध्यान देगा? मैंने एक महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले की एक गांव की कहानी सुनाई थी कि गांव में मस्जिद है और शायद मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ी जाती है जो विश्व के किसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाती। क्या किसी मुसलमान को पूछिए, किसी मुसलमान मित्र को पूछिए या किसी मस्जिद वाले को पूछिए, क्या कभी दिवाली की नमाज भी मस्जिद में होती है? लेकिन रायगढ़ ज़िले में एक मस्जिद है जिस गांव में दिवाली की नमाज भी होती है। दिवाली का लक्ष्मी पूजन होने के बाद रात में सब लोग मस्जिद में इकट्ठा होते हैं और दिवाली की नमाज पढ़ी जाती है, जहाँ हिंदू मुस्लिम इकट्ठा नमाज पढ़ते हैं और फिर मिठाई का वितरण होता है। ये इस पर कभी फिल्म बनेगी या इस पर कभी चर्चा होगी? ये चर्चा कभी नहीं होगी। यह चर्चा हम करेंगे हिंद वॉइस पे करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जो मुसलमान इस देश के हैं वो भारतीय हैं, वो हिंदू। यदि सिर्फ मैं इस पर विश्वास नहीं रखता कि संघ चालक ये कहते हैं कि मुसलमानों का डीएनए हिंदू का है, साहब मुसलमानों का डीएनए हिंदू का है, तो फिर जरा बीजेपी को क्यों नहीं बताते आप, जो जिसके आप पितृ संगठक हैं? बताइए। तो फिर मुसलमान की दुकानें हिंदू के मेले में क्यों नहीं? बताइए उपराष्ट्रपति को, हिंदू जीवन पद्धति है तो जीवन पद्धति के नाम से राष्ट्र कैसा हो सकता है? बताइए धामी साहब को कि कॉमन सिविल कोड की बात क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ का मुसलमान अलग कहाँ है? वो मुस्लिम ज़रूर है लेकिन फिर उसका डीएनए भी तो हमारा ही है। ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जब कोई फिल्म बनेगी भी मुसलमान के लिए तो उसको सिनेमा हॉल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकारें यही हैं, उस पर दब आज भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे और फिर कहेंगे कि आप हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश में स्थिति ये हो गई है कि अच्छे मुसलमान के काम को यदि कोई बताए तो उसे पाकिस्तानी बोला जाता है, और यदि किसी मुसलमान को गाली देता हुआ कोई पाया गया तो सच्चा राष्ट्रभक्त होता है। ऐसी राष्ट्रभक्ति उन्हीं लोगों को समर्पित जो इस राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। हम तो उस परंपरा को लेकर आ रहे हैं जो राष्ट्र को जोड़ता है। हिंद वॉइस पे बड़े ताकत के साथ बोल रहा हूँ। मैं आज उस भी मस्जिद उस गांव को सैल्यूट करता हूं। मैं आज इस खान साहब को सैल्यूट करता हूं जिसने अपनी मंदिर ज़मीन इस राम मंदिर के लिए दी। मैं आज उस मुस्लिम समुदाय के प्रति सद्भावना रखता हूं कि जो राम के पूजा के लिए माला भी तैयार करते हैं। मेरा भारत वो है। मेरा भारत वो नहीं जो हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। मेरा भारत वो नहीं जहाँ कॉमन सिविल कोड की बात होगी। मेरा भारत वो नहीं जहाँ हिंदुओं के मेले में मुसलमानों की दुकानें बंद होगी। ये फाइल, कश्मीर फाइल, ये प्रोपेगेंडा टूल है। आने वाले समय के लोकसभा चुनाव में यही 2 साल तक चलेगा। ऐसी ही फिल्में बनेगी, सरकार ऐसे ही फिल्मों को आगे करेगी। और प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य पे मुझे बहुत हंसी आ रही थी जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महात्मा गांधी के ऊपर फिल्म नहीं बनी। महात्मा गांधी के ऊपर एक विदेशी आदमी आके फिल्म बनाता है और पूरे विश्व को पता पड़ता है कि महात्मा गांधी क्या है। नहीं साहब, ये आपकी गलती है। यदि कल कोई गीता पे फिल्म बनाएगा तो ये मत कहिएगा कि फिल्म बनने से गीता की महानता हो गई है। गीता तो पूरे विश्व को बताती है, मानवता का संदेश देती है। महात्मा गांधी पूरे विश्व में थे। ये फिल्म महात्मा गांधी पे बनने वाली फिल्म आने के पहले भी शायद ही कोई देश हो जहाँ महात्मा गांधी का स्टैचू नहीं हो और महात्मा गांधी के नाम से रोड नहीं हो। महात्मा गांधी की महानता को फिल्म की मोहताज नहीं, महात्मा गांधी अपने आप में महान है। हिंदू वो प्रताड़ना हुई, पंडितों की प्रताड़ना दिखाने के लिए आपको कश्मीर फाइल्स की ज़रूरत नहीं है। उस पंडितों के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। 2014 से लेकर 2022 तक मेरा सवाल कश्मीरी पंडितों की तरफ से है, क्या किया सरकार ने उनके लिए? कुछ नहीं। 370 और 35 ये, उसके बाद आगे क्या? क्या कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया? क्या कश्मीर में आज सरपंच अपने गांव में बैठे हुए हैं? इंडियन एक्सप्रेस स्टोरी कहता है कि आज भी गांव के सरपंच कहीं इकट्ठा होकर अपनी फरारी काट रहे हैं आतंकियों के डर से। डोवाल साहब बिरयानी जब खा रहे थे रास्ते पे और जब फोटो छपा तो मुझे लगा श्रीनगर सही में बहुत स्वर्ग हो गया। उसके बाद मैं श्रीनगर गया, लेकिन मैंने बिरयानी रास्ते में खाने की औकात मेरी नहीं थी, क्योंकि दोनों तरफ पूरी तरह से आर्मी पड़ चुकी थी। संगीनों के साए में बिरयानी का स्वाद मैं नहीं लेता। बिरयानी का स्वाद तो मैं हंसी मजाक में ही ले सकता हूँ। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।